हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें जमानत आसानी से लिया जा सकता है। तो सबसे पहले जमानत कोई लेते हैं उसके पहले क्या होता है, तो सबसे पहले एफआईआर होती है, अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। कहाँ पर? तो थाना में। जो आरोपी रहता है उसको ये डर रहता है कि मुझे पुलिस वाले अरेस्ट कर लेंगे। तो अभियुक्त क्या करेंगे? सबसे पहले तो आरोपी जिला कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का एप्लीकेशन लगाएंगे। यदि उसे वहां से जमानत मिल जाता है तो वह मुचल के भरकर रिहा हो जाएगा और उसे पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे। यदि अभियुक्त को जिला न्यायालय से जमानत नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो अभियुक्त को जिला न्यायालय से जमानत न मिलने की स्थिति में सीआरपीसी की धारा 439 अर्थात 439 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में जमानत आवेदन लगाएंगे। यदि उसे सेशन कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाएंगे? अपने जिला के जो हाई कोर्ट होते हैं वहां जाकर सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत वहां एप्लीकेशन लगाएंगे और वह जमानत की शर्तों को पूरा करेगा, तभी उसे हाई कोर्ट से जमानत मिलेगा, अन्यथा नहीं। बेल क्या है, जमानत क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है? ऑफेंस होता है, अर्थात अपराध होता है। तो कोर्ट को सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर हम आरोपी को बेल दे रहे हैं तो वे बेल होने के बाद आएंगे कि नहीं और अपने बिजनेस सिक्योर कराएंगे या नहीं। बेल देने का मतलब यही होता है कि ट्रायल कोर्ट आपको बुलाएगी तो आपको आना होगा, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको जब भी बुलाएंगे उपस्थित होना पड़ेगा, या आप कहीं जाकर गवाहों को धमकाएंगे नहीं और एविडेंस को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। इन्हीं सब शर्तों के आधार पर जमानत दिया जाता है। तो बेल अर्थात जमानत दो प्रकार के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल, मतलब जमानती और अजमानती। बेलेबल ऑफेंस वे अपराध होते हैं जिसमें आपको जमानत लेने का अधिकार है, और नॉन बेलेबल वे अपराध होते हैं जिसमें आपको जमानत लेने का अधिकार नहीं है। अर्थात ये किन पर निर्भर रहता है? अर्थात ये अपराध माननीय न्यायालय के डिस्क्रिशन के आधार पर जमानत दिया जाता है। तो इसमें कौन सा अपराध बेलेबल है और कौन सा अपराध बेलेबल नहीं है, ये आप कैसे जानेंगे? तो आपके ऊपर यदि कोई ऑफेंस लगा है, आईपीसी की धारा लगी है, तो उसमें लिखा रहता है कि ये अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल, या आईपीसी की जो बुक होती है उसमें भी धारा के बगल में लिखा रहता है कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल। इस प्रकार बेलेबल अपराध है तो पुलिस आपको जमानत दे देगी, लेकिन नॉन बेलेबल अपराध में आपको पुलिस जमानत नहीं देगी। आपको जमानत माननीय जज के आधार पर होगा। अब जमानत कितने प्रकार की होती है? तो जमानत दो प्रकार की होती है। पहला एंटीसिपेटरी बेल अर्थात अग्रिम जमानत, और दूसरा रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी बेल अर्थात अग्रिम जमानत सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत लगाया जाता है, और रेगुलर बेल सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत लगाया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है उस स्थिति में आप सेशन कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत आप एप्लीकेशन लगाएंगे, और सीआरपीसी 438 की सुनवाई के दौरान यदि कोर्ट द्वारा आपके खिलाफ कोई ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपके सिचुएशन क्या है वो देखेंगे और कहेंगे कि जो शर्त है अर्थात जो न्यायालय की शर्त है उसे पालन करना होगा। अर्थात आपको जब भी सेशन कोर्ट द्वारा बुलाया जाएगा आपको आना होगा, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा आपको जब भी बुलाया जाएगा आपको उपस्थित होना पड़ेगा। एंटीसिपेटरी बेल देनी है या नहीं देनी है ये सेशन कोर्ट डिसाइड करती है, और यदि आपके फेवर में आर्डर आ जाती है तो आपको पुलिस को दिखाना होगा कि आपने अग्रिम जमानत ले ली है और आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। फिर पुलिस आपको बेल बांड और मुचलका भराते हैं और आपको फ्री कर दिया जाएगा। ये अग्रिम जमानत है। इसमें मुख्य बात यह है कि क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद ही अग्रिम जमानत लगाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना एफआईआर दर्ज किए अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपको लगता है कि कहीं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाला है और उसमें आपका नाम आ सकता है, तो आप मेजर के रूप में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एफआईआर का दर्ज होना जरूरी नहीं है।
चूंकि लोग जनरली तौर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद ही जमानत आवेदन लगाते हैं, लेकिन ऐसा भी संभव है कि बिना एफआईआर दर्ज किए आप अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो एफआईआर की कॉपी की आवश्यकता होगी। तो जहां जिले की मजिस्ट्रेट कोर्ट लगती है वहां या थाने में आप एफआईआर कॉपी की सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन लगाकर निकाल सकते हैं और वहां से आपको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। यदि वहां से नहीं मिलता है तो आप स्टेट के ऑनलाइन पोर्टल से भी एफआईआर कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद आपको सेशन कोर्ट में जाकर बेल एप्लीकेशन लगाना होगा। अब ये पूरी प्रक्रिया एफआईआर के पहले बेल एप्लीकेशन लगानी है या नहीं, ये हुआ। अब अगला पॉइंट है, दूसरी बात ये हुई कि कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चलते आ रहा है कि एक बार एंटीसिपेटरी बेल अर्थात अग्रिम जमानत मिल जाने के बाद वह कब तक इफेक्टिव रहती है और कब तक लागू रहती है। तो एक मामला है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के मामले में एक बात बोली कि एक बार अग्रिम जमानत मिल गई तो आपको ट्रायल चलते तक कोई भी पुलिस ऑफिसर हाथ नहीं लगाएगा जब तक ट्रायल कोर्ट की डिसीजन न आ जाए। यदि ट्रायल कोर्ट से आपको सजा हो जाती है तो ही अरेस्ट करेंगे, यदि बरी हो जाते हैं तो आप फ्री हो जाएंगे, अर्थात ये न्यायालय के डिसीजन पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसमें अग्रिम जमानत नहीं मिलता है, जैसे SC/ST एक्ट। तो SC/ST एक्ट का मामला है तो उस समय हमें ध्यान देना होगा कि वहां पर SC/ST एक्ट लागू है या नहीं, या हम जहां पर CRPC की धारा 438 लगा रहे हैं वहां पर लागू है कि नहीं। अब दूसरा आ गई नॉन बेलेबल अपराध में जब गिरफ्तारी हो जाती है तो यहाँ पर CRPC 438 लागू नहीं होती है, क्योंकि 438 गिरफ्तारी न होने पर लागू होती है। तो गिरफ्तारी होने पर क्या करें? तो गिरफ्तारी होने पर CRPC की धारा 437 के अंतर्गत आप लर्न मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाएंगे, चूंकि मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा और खारिज कर देगा। अब उनकी जो मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज की गई है उनकी सर्टिफाइड कॉपी निकालें और एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी, दोनों कॉपी लेकर ट्रायल कोर्ट में आप CRPC की धारा 439 के अंतर्गत बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। CRPC 439 के अंतर्गत आप मजिस्ट्रेट ऑर्डर जो खारिज किए हैं उनकी कॉपी और एफआईआर की प्रमाणित प्रतिलिपि लगानी होगी, और यदि कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो उनको भी आप पेश कर सकते हैं। चूंकि ट्रायल कोर्ट में फॉर्म नंबर 3 के साथ सभी डॉक्यूमेंट आप पेश कर देंगे। अब सेशन कोर्ट से बेल मिल गया तो ठीक है, यदि खारिज कर देता है तो आपको कहाँ जाना होगा? हाई कोर्ट जाना होगा। अब हाई कोर्ट में CRPC की धारा 439 के अंतर्गत आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो वहां पर आपको जमानत देने से पहले कुछ शर्त स्वीकार करने होंगे कि आप जमानत मिलने के बाद कहीं भी नहीं भागेंगे और जब भी न्यायालय बुलाएगा आपको आना होगा, गवाहों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको बुलाएंगे तो उसके पास उपस्थित होना पड़ेगा और केस के ऑफेंस भी देखा जाता है। ये सब देखकर ही हाई कोर्ट बेल देती है। यदि चार्ज शीट के पहले बेल लगाते हैं तो खारिज कर दी जाती है और कहते हैं कि पहले चार्ज शीट लेकर आओ। चलान होने पर ही अर्थात पुलिस वाले CRPC की धारा 161 के अंतर्गत सभी गवाहों की बयान ले लेते हैं और गवाही पूर्ण हो जाती है। इसलिए उस स्थिति में आरोपी गवाहों को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनरली तौर पर कोर्ट कहते हैं कि आप चार्ज शीट के बाद ही आओ। इसलिए CRPC की धारा 439 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट में बेल लगाते हैं। यदि बेल मिला तो ठीक है और ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं जहां पर काफी हद तक बेल मिलने की संभावना रहती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है और यहां पर यह देखा जाता है कि जहां तक संभव हो आपको बेल दी जाएगी। बहुत ही सीरियस केस में बेल नहीं मिलता है, आप अपनी प्रेजेंस सिक्योर नहीं कर पाते हैं या गवाहों को धमकाने की संभावना रहती है तो ही बेल खारिज की जाएगी, अन्यथा नहीं। हालांकि ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रही है। पहले के जमाने में बेल खारिज कर दी जाती थी। अगर नीचे के कोर्ट में जाएं मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट के पास तो वहां से बेल खारिज हो जाती है। हाई कोर्ट से बेल मिलना शुरू होती है। मजिस्ट्रेट के पास जो बेल लेने की पावर होती है वो भी वहां पर अब बेल नहीं ले पाते हैं।
कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई डायरेक्शन दिए हैं कि बेल मिलना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है कृष्ण कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स 2022, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात क्लियर कर दी है कि वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जब भी बेल लेती है या बेल खारिज करती है तो वहां पर एक फिक्स टाइम पीरियड डालती है कि अब आप 3 महीने तक कोई बेल नहीं लगा सकते हैं या 6 मंथ तक कोई बेल नहीं लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आ रही थी। इस केस में इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुआ। उसके बाद एक्यूज्ड अर्थात आरोपी ने हाई कोर्ट में एक अपील लगाई और जैसे ही वे अपील लगाते हैं उसके साथ एक बेल एप्लीकेशन भी लगाते हैं जिसे SOS कहा जाता है, जिसे सस्पेंस ऑफ सेंटेंस एप्लीकेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग द ट्रायल अर्थात केस चलने के दौरान जो एप्लीकेशन होती है उसे बेल एप्लीकेशन कहते हैं, लेकिन कन्विक्शन अर्थात सजा के बाद जो एप्लीकेशन लगाते हैं उसे SOS कहते हैं। इसमें आरोपी ने ये रिक्वेस्ट की है कि CRPC की धारा 389 अर्थात 389 के अंतर्गत जो नीचे की ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दी है और बेल पेंडिंग है उस कन्विक्शन को सस्पेंस कर दिया जाए अर्थात खारिज कर दिया जाए। उस एप्लीकेशन में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक कंडीशन डाली थी कि हम इसे डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन आपको 3 साल तक कोई SOS एप्लीकेशन नहीं लगाना है, तभी हम सुनेंगे। उसके बाद आरोपी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को लेकर कहा गया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे बेल के रूल का एनालिसिस किया और इस निर्णय पर पहुंचे कि आपके बेल या सस्पेंशन को अलाउ करना है, ये आपके केस टू केस पर निर्भर करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को गलत माना, क्योंकि उसने कहा था कि आप 3 साल तक SOS एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को गलत माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, कि बेल लेना आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल बाद SOS लगाना ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में क्लियर कर दिया है कि इसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है कि आप कई बार बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जब आप सेकंड या थर्ड बार बेल एप्लीकेशन लगाएं तो फर्स्ट बेल एप्लीकेशन में क्या ऑर्डर हुआ था ये देखना होगा कि चार्ज शीट के बाद आना है या इतने गवाहों के क्रॉस के बाद आना है, तो ये ट्रायल कोर्ट का क्रॉस हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आपको आसानी से बेल मिल जाएगा। इस प्रकार इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि बेल मिलना कैसे आसान हुआ है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।